हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम एवरीबॉडी टू अनदर सेशन ऑफ पॉलिटी एट परचम क्लासेस। आज जो हम टॉपिक करेंगे पॉलिटी में वो है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऑफ पासिंग अ बिल इन पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में कोई भी बिल किस तरीके से पास किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। 4 टाइप के हमारे बिल होते हैं, जैसा आप सबको पता होगा। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो इन चारों टाइप के बारे में हमें थोड़ा बहुत जानकारी लेनी है। ऑर्डिनरी बिल के बारे में हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है और किस तरीके से इसे पास किया जाता है इन दी हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो ऑर्डिनरी बिल के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मनी बिल के बारे में और फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के बारे में आज हम जानकारी लेंगे। क्लियर है? क्या होता है मनी बिल? ऑर्डिनरी बिल हम कर चुके हैं, वीडियो देख लें जिनको नहीं आता, और जिनको आता है वो साथ आगे बढ़ते हैं। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल आर्टिकल 110 में जो भी प्रोविजन दे रखे हैं वो उसको हम बोलते हैं मनी बिल। आर्टिकल 110 में जो भी प्रोविजन दे रखे हैं उससे रिलेटेड अगर कोई हम लेजिस्लेशन पास कर रहे हैं या कोई बिल पास कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा मनी बिल। क्लियर है? सिर्फ आर्टिकल नंबर 110 से रिलेटेड। मनी बिल इज अ बिल विच कंटेन्स ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद आर्टिकल 110 विथ आर्टिकल नंबर 110। और आर्टिकल नंबर 110 में क्या क्या मैटर दे रखे हैं, क्या क्या प्रोविजन दे रखे हैं, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स। तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का अगर टैक्स लगाती है, टैक्स को कोई फेरबदल करती है, रेगुलेशन करती है, अबॉलिशन करती है, हटाती है, कोई भी टैक्स रिलेटेड मैटर है उस पर कोई लेजिस्लेशन अगर लाया जा रहा है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा, तो वो किसके थ्रू लाया जाएगा? वो लाया जाएगा मनी बिल के थ्रू। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है कि आर्टिकल 110 से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, आर्टिकल 110 में जो जो चीजें मेंशन है वो क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी मनी बिल। इसके अलावा कोई भी रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट, हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो किसी प्रकार की भी अगर बोरोइंग करती है फ्रॉम एनीबडी या फ्रॉम एनी इंटरनेशनल मार्केट, वर्ल्ड बैंक से, IMF से कोई भी बोरोइंग करती है, तो वो वाला जो लेजिस्लेशन होगा वो भी किसके थ्रू पास किया जाएगा? बाय दी मनी बिल ओनली। क्लियर है? फिर कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। 2 फंड हैं हमारे, होते 3-4 हैं पर 2 मोटे फंड है, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया हमारे देश की जो भी लेन देन होती है मोटी, वो किसके थ्रू होती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो जितना भी पैसा सरकार के पास आता है वो जनरली कहाँ जाता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। और इसी तरह जो सरकार पेमेंट करती है तो वो भी कहाँ से करती है? बजट का पैसा या सैलरीज ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो वो कहाँ से देती है? वो देती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसका मतलब क्या है? एक ऐसा फंड हमारे देश ने कंसोलिडेट कर रखा है, बना रखा है, जिसमें कोई भी आवक होगी तो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगी, कोई भी जावक होगी तो यहाँ से माइनस हो जाएगी। तो सरकार के लेन देन सारे कहाँ से होते हैं? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होते हैं। जनरली बोलेंगे, जो डिटेल अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या इसमें आता है और क्या क्या नहीं आता है। क्लियर है? मोटा मोटा एनी अमाउंट विच इज कमिंग टू द गवर्नमेंट एंड विच इज पेड बाय द गवर्नमेंट और यूज्ड बाय द गवर्नमेंट, इट वुड बी फ्रॉम द कस्टडी ऑफ कंटीजेंसी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड जो भी लेजिस्लेशन होगा वो किसके थ्रू किया जाएगा? मनी बिल के थ्रू हो जाएगा। सिमिलरली एक कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, दैट इज बेसिकली कि इमरजेंसी सिचुएशन अगर हमारे देश में आ जाए, कोई ऐसी नीड आ जाए, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाए, जैसे कोविड अभी आया तो कोविड के लिए कुछ हमें राहत पैकेज चाहिए थे, तो वो कहाँ से दिए जाएंगे? वो दिए जाएंगे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में। कि कभी भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए और देश को उसके ऊपर खर्चा करना है तो वो कहाँ से करेंगे? तो वो करेंगे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी जैसा नाम से ही पता पड़ रहा है, एनी अमाउंट रिजर्व फॉर दी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, इमरजेंसी के टाइम में। अभी की इसकी लिमिट है 500 करोड़ रुपए। हालांकि इस पे प्रपोजल दिया गया है कि इसे 30,000 करोड़ तक इसको एक्सटेंड किया जाए। ठीक है? तो इन दोनों फंड में कोई भी पेमेंट और विड्रॉल हो रहा है और उसके लिए कोई लेजिस्लेशन हमें लाना है तो वो किसके थ्रू आएगा? वो आएगा मनी बिल के थ्रू। मूविंग अहेड, एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। किसी भी प्रकार का एप्रोप्रिएशन किया जा रहा है पैसे का आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये वैसे लास्ट पॉइंट में कवर हो गया। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी, एप्रोप्रिएशन का वैसे मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है या पैसा दिया जा रहा है तो इट वुड बी अंडर मनी बिल।
सिमिलरली डिक्लेरेशन ऑफ एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन CFI और इंक्रीजिंग सच अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर वुड ऑल्सो बी डन बाय द मनी बिल। तो अगर किसी भी खर्चे को हमने चार्ज अगेंस्ट CFI बोल दिया, चार्ज ऑन CFI बोल दिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये खर्चा देश को देना ही देना है। एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क होता है, दोनों में बात समझना कि एप्रोप्रिएशन इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन, एप्रोप्रिएशन इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी भी चीज को हम डिस्ट्रीब्यूट कब करेंगे, जब हमारे पास अवेलेबल होगी। तो हमारे CFI में से कुछ चीजें हमने खर्चे में डाली, तो दैट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसके लिए भी एप्रोप्रिएशन एक्ट और वो सब हमें पास करना पड़ता है, एप्रोप्रिएशन बिल लाना पड़ता है, वो आगे का प्रोसेस है। लेकिन आपको क्या समझना है कि CFI से कोई भी अगर अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होगा तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, कि मेरे पास 1000 करोड़ है तो 200 इसको दे दिए, 300 इसको दे दिए, बाकी क्या है ऐसे बांट दिए। दिस इज चार्ज ऑन CFI। चार्ज ऑन CFI क्या है कि आपको देना ही देना है। तो कंसोलिडेटेड फंड में जो भी पैसा है वो पहले आप इसको चुकाओगे, जो भी पैसा है वो पहले चार्ज ऑन CFI के लिए चुकेगा, यानी कि मस्ट है, ये क्या है, मस्ट है। तो पहले आप सारे ये वाले पैसे चुकाओगे, जैसे हमारे एग्जीक्यूटिव की सैलरीज हो गई, प्रेसिडेंट वगैरह की सैलरी हो गई, दीज आर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। या हमारे देश ने किसी से उधार लिया, सपोज करो 1000 करोड़ का लोन हमारे देश ने लिया IMF से या वर्ल्ड बैंक से, तो उस पे जो ब्याज देना है, अब ब्याज तो देना ही देना ना भाई, ऐसे थोड़ी बोलेगा यार तुम्हारे पास पैसे नहीं है, या पहले तुम ये सारी चीजें निपटा लो फिर आप दे देना, एप्रोप्रिएशन कर लो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो अपने बजट में, ये तो आपको देना ही पड़ेगा पैसा। तो ये क्या हो गया, आप पे मजबूरी हो गई, ये मतलब आपको देना ही देना है। तो सबसे पहले आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से सारे चार्ज निकलेंगे। क्लियर है बात। तो कोई भी एग्जीक्यूटिव की सैलरीज हो गई, अलाउंसेस हो गए, या फिर बोरोइंग पे हमने जो इंटरेस्ट देना है वो भी क्या हो गया, CFI हो गया। समझ में आ गया। इसका मतलब क्या है, देना ही देना, देना ही देना। जैसे एक ऐड आता था लेना ही लेना, फेना है लेना ही लेना, वैसे आपको क्या याद करना है, देना ही देना। चार्ज मतलब देना ही देना। वहीं पे एप्रोप्रिएशन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मतलब जो भी अमाउंट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे बाद में। क्लियर, समझ में आई बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है, ये हो गया द रिसिप्ट ऑफ मनी CFI और द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। कोई भी पैसा हमारे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में आ रहा है या फिर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में आ रहा है, क्या होते हैं इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप क्या याद रखो कि CFI या पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में कोई भी पैसा आ रहा है, रिसीव हो रहा है, तो वो भी किस में जाएगा, हमारे मनी बिल के थ्रू आएगा। उसका प्रोविजन किसके थ्रू, लेजिस्लेशन किसके थ्रू आएगा, मनी बिल के थ्रू आएगा। सो बेसिकली आप ये ध्यान रखो कि CFI से एक्सक्लूसिवली अगर कोई पैसा आ रहा है या उस दर से कोई पैसा जा रहा है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सिर्फ एक्सक्लूसिवली कोई पैसा आने की बात हो रही है या जाने की बात हो रही है, और उसके लिए हमें कोई लेजिस्लेशन या रेगुलेशन बनाना है, तो वो किसके थ्रू बनाया जाएगा, वो बनाया जाएगा हमारे मनी बिल के थ्रू। स्वच्छ और सिंपल। ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ यूनियन और स्टेट। इसके अलावा हमारे अकाउंट जो यूनियन और स्टेट के जो खाते हैं उनकी ऑडिट के लिए कोई लेजिस्लेशन बनाना है, कोई प्रोसेस लेट डाउन करना है, तो वो भी किसके थ्रू होगा, मनी बिल के थ्रू होगा। फिर एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव। इनके अलावा कोई भी मैटर इनसे संबंधित, ये जो आर्टिकल 110 में प्रोविजन हमने ऊपर पढ़े 6-7, इनसे रिलेटेड कोई और भी मैटर है तो वो किसके थ्रू होगा, उसके ऊपर रेगुलेशन या लेजिस्लेशन किसके थ्रू बनेगा, वो बनेगा मनी बिल के थ्रू। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आर्टिकल 110 के जितने भी प्रोविजन हैं एक्सक्लूसिवली, क्या बात कर रहा हूं मैं, एक्सक्लूसिवली सिर्फ आर्टिकल 110 के बारे में जो बात हो रही है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का रेगुलेशन लेजिस्लेशन वुड बी पास्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी बिल। किसके थ्रू होगा, मनी बिल के थ्रू होगा। इसके अलावा अब हमने बता दिया कि मनी बिल के अंदर आता क्या क्या है, आर्टिकल 110 की चीज आती है। इसके अलावा अगर मनी बिल में कोई चीज आ रही है तो वो क्या क्या नहीं होती हैं, तो वो देख लेते हैं क्या क्या मनी बिल के अंदर नहीं आता। तो एनी टाइप ऑफ फाइन्स और पेक्यूनरी पेनल्टीज, तो भले ही ये हमारा पैसा जाके कंसोलिडेटेड फंड में आ रहा है या पब्लिक फंड में आ रहा है, जा रहा है, इसके बावजूद भी किसी प्रकार का फाइन या पेनल्टी अगर सरकार लगा रही है तो वो हमारे मनी बिल का पार्ट नहीं होगा, वो हमारे मनी बिल का पार्ट नहीं होगा। सिमिलरली डिमांड और पेमेंट ऑफ फीस, एग्जाम्पल लाइसेंस फीस,
तो अगर किसी भी प्रकार की फीस सरकार दे रही है, सरकार 50 तरीके की सर्विस प्राइवेट सेक्टर से भी लेती है। जैसे आज सरकार के सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, तो वो सॉफ्टवेयर किसने बनाए, वो टीसीएस उनको हेल्प कर रही है, टीसीएस उनको सपोर्ट दे रही है, तो टीसीएस उसके बदले में कुछ फीस भी लेती होगी, फ्री में तो टाटा साहब देंगे नहीं। तो वो जो फीस अगर कलेक्ट कर रही है या सरकार दे रही है हमारी, तो वो हम किस में नहीं मानेंगे, मनी बिल के थ्रू उसका लेजिस्लेशन पास नहीं करेंगे। सिमिलरली कोई फीस हमारे पास आ रही है, मतलब सरकार के पास आ रही है, सरकार के पास आ रही है या सरकार के यहाँ से जा रही है, कोई मैटर नहीं है, किसी भी प्रकार की अगर फीस हो रही है तो वो मनी बिल में नहीं आएगी, उसके लिए लेजिस्लेशन मनी बिल के थ्रू नहीं आएगा। क्लियर है बात। टैक्स बाय एनी लोकल अथॉरिटी और बॉडी फॉर लोकल पर्पसेस, कोई भी लोकल अथॉरिटी सेंट्रल लेवल की अथॉरिटी नहीं है, अगर वो कोई अपना टैक्स इम्पोज कर रही है या टैक्स लगा रही है तो उसको भी हम मनी बिल के अंदर नहीं लेंगे। अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही है, यूनियन गवर्नमेंट कोई टैक्स इम्पोजिशन कर रही है, अबोलिशन कर रही है, जैसा हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि इम्पोजिशन अबोलिशन ऑफ एनी टैक्स बाय यूनियन गवर्नमेंट, तो वो मनी बिल में आएगा। लेकिन इफ इट इज बाय एनी लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको हम मनी बिल के थ्रू नहीं मानेंगे इन पार्लियामेंट। क्लियर है। अब मनी बिल पास कैसे होता है, मनी बिल होता क्या है हमने जान लिया, मनी बिल में क्या क्या चीजें आती है हमने जान लिया, मनी बिल में क्या क्या नहीं आता वो भी हमने जान लिया। अब बात करते हैं हम कि मनी बिल पास कैसे होता है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में गुजरता कैसे है, तैरता कैसे है। ठीक है। सो इट इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका लेन देन सिर्फ लोकसभा से है। ये कहाँ इंट्रोड्यूस हो सकता है, ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। और मनी बिल की करीब करीब सारी पावर्स भी लोकसभा के पास ही है। राज्यसभा हैज गॉट वेरी लिमिटेड पावर्स इन केस ऑफ मनी बिल, बहुत ही मामूली ताकतें हैं राज्यसभा के पास, बाकी सारी लोकसभा की ताकतें हैं। इसके पीछे अगर आप रेशनल ढूंढना जाएंगे तो क्या रेशनल है कि ये पैसा किसका है, बेसिकली ये पैसा है हमारी देश की जनता का, क्योंकि पैसा कहाँ से आया देश सरकार के पास, मोदी जी अपने घर से तो लाए ही नहीं, अमित शाह जी अपने घर से तो लाए ही नहीं, या फॉर दैट मैटर गांधी जी अपने घर से तो लाए ही नहीं, तो ये जनता का ही पैसा है, लोगों का ही पैसा है। तो इसीलिए इस पे डिसीजन भी लोगों के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स का होना चाहिए राज्यसभा में, क्योंकि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। इसलिए मनी बिल की सारी पावर हमने लोकसभा के अंदर ही रखी है। क्लियर है। किसी भी मनी बिल को सिर्फ मिनिस्टर ही इशू कर सकता है या इंट्रोड्यूस कर सकता है। ये एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि किसी भी मनी बिल को इंट्रोड्यूस कौन करेगा, मिनिस्टर साहब ही करेंगे, मंत्री साहब ही करेंगे, कोई प्राइवेट मेंबर नहीं कर सकता मनी बिल को। तो दो इंपॉर्टेंट बातें, लोकसभा में ही होगा और मिनिस्टर ही करेगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, इट नीड्स प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। मनी बिल पास करने से पहले, आपको इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी कि सर आई एम अबाउट टू इंट्रोड्यूस द मनी बिल, इस टॉपिक पे आर्टिकल 110 में आ रहा है, ये आप चेक कर लो, फिर आप रेकमेंड करोगे, आप अप्रूव करोगे तो वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। क्लियर है बात, समझ में आता है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन स्टेट समझ में आ गई, सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, सिर्फ कोई मंत्री ही इंट्रोड्यूस कर सकता है। तीसरा, शुड रिक्वायर प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट की अनुमति चाहिए। फिर बिल इज अ मनी बिल और नॉट, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, जैसा अभी तो हमने बता दिया कि आर्टिकल 110 का जो प्रोविजन है वो ही मनी बिल होगा। फाइन टैक्सेस हैं तो मनी बिल नहीं होगा, 110 के बाहर है तो मनी बिल नहीं होगा, लोकल अथॉरिटी ने टैक्स लगाया तो मनी बिल नहीं होगा। यह आपको पता है, मेरे को पता है, सबको पता है, लेकिन डिसीजन कौन लेगा इस बात का। ऐसा थोड़ी है मैं जाके बोल दूंगा कि भाई मनी बिल है या नहीं है, देखो देखो आर्टिकल 110 का पहलू नहीं है इसमें, तो ये मनी बिल नहीं है। ये पावर मेरे पास नहीं है। ये पावर किसके पास है, ये पावर है हमारे स्पीकर साहब के पास, ये पावर है हमारे कोविंद साहब के पास, कि वो डिक्लेयर करेंगी कोई भी बिल मनी बिल होगा या मनी बिल नहीं होगा। और इनकी जो आवाज़ है वो एकदम फाइनल है, वो एकदम फाइनल है। उन्होंने बोल दिया कि मनी बिल है तो मनी बिल है, उन्होंने बोल दिया मनी बिल नहीं है तो मनी बिल नहीं है, फिर किसी का चाचा आके कुछ नहीं कर सकता। सो द टोटल पावर टू डिक्लेयर एनी बिल एज अ मनी बिल लाइज विद द स्पीकर, ओनली विद द स्पीकर। स्पीकर ही बोल सकता है कि वो मनी बिल है या नहीं है। क्लियर है बात। सो डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज फाइनल, इट कांट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट और एनी हाउस। इतनी पावर है कि अगर इन्होंने मनी बिल बोल दिया तो वो बोल दिया, नहीं बोला तो नहीं मानेंगे,
फिर कोई भी आ जाए, चाहे ऊपर से भगवान आ जाए और बोले कि यार ये मनी बिल है, तो भी नहीं चलेगा। क्लियर है बात? सो स्पीकर इज द गॉड इन केस ऑफ मनी बिल। ठीक है, अब किस स्टेजेस होती हैं, किस किस तरीके से पास होता है, कौन कौन सी स्टेज से इसको गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी मशीन में से इसको गुजरना पड़ता है, वो हम देखते हैं। सो मैंने आपको जैसे बताया, इट इज पास्ड ओनली बाय लोकसभा, फिर ये जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा से उल्टा रास्ता नहीं है इसका, जैसे ऑर्डिनरी बिल में होता था कि इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा ऑल्सो और लोकसभा, लेकिन इट हैज टू बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। मनी बिल हैज टू बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली। तो ये ट्रेवल यूं ही करेगा लोकसभा से राज्यसभा की तरफ। क्लियर है? आप इसको अल्फाबेटिकल भी याद कर सकते हो कि एल देन आर, एल देन आर, एल के बाद ही आता है तो लोकसभा देन राज्यसभा। क्लियर है? बट राज्यसभा हैज वेरी रेस्ट्रिक्टेड पावर, वेरी नॉमिनल पावर्स, ना के बराबर पावर है, आप ये मान लो, या नाम के लिए पावर है, ये मान लो। क्लियर है? कैसे हैं देखते हैं। इट कैन नीदर रिजेक्ट नॉर अमेंड द बिल, जो कि ऑर्डिनरी बिल के केस में होता था कि राज्यसभा रिजेक्ट भी कर सकती थी और अमेंड भी कर सकती थी बिल को, लेकिन मनी बिल के केस में कोई मतलब ही नहीं है, कोई पावर ही नहीं है राज्यसभा के पास। सिमिलरली ओनली मेक रिकमेंडेशन, ये अपने अनुसार रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि भाई साहब थोड़ा थोड़ा ये कर लो, इसमें कुछ ये फर्क कर लो, चेंजेस की जरूरत है, ये कहीं ना कहीं फॉल्टी हो रहा है, ये हो सकता है, रिकमेंडेशन दे सकती है राज्यसभा। लेकिन उस रिकमेंडेशन की भी इटसेल्फ कोई खास वैल्यू नहीं है, क्योंकि लोकसभा को पूरी अधिकार है वो इसे माने या न माने, माने तो माने, न माने तो न माने। ठीक है? और लोकसभा को और राज्यसभा को ये बिल लोकसभा में वापस 14 दिनों में भेजना है। जैसे कि ऑर्डिनरी बिल में क्या होता था, 6 महीने तक आप बिल रख सकते हो जेब में डाल के, लेकिन मनी बिल को क्या है, आपको 14 दिन के अंदर अंदर वापस भेजना है, नहीं तो उसे पास मान लिया जाएगा। क्लियर है बात? सो राज्यसभा की कोई स्पेशल पावर नहीं है, न वो अमेंड कर सकते हैं, न उसे रिजेक्ट कर सकते हैं। 14 दिन के अंदर अंदर उनको वापस करना है बिल को, लोकसभा को प्रेसिडेंट के लिए आगे बढ़ाना है। और दूसरा, सिर्फ वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं कि ये चेंजेस हम चाहते हैं, आप देख लो, आप करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो आप ही का अधिकार है, लोकसभा सबसे ऊपर है, हमारी कोई खास औकात है नहीं, तो आप छोड़ सकते हो। क्लियर है बात? सो राज्यसभा कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन विच लोकसभा कैन एक्सेप्ट और लोकसभा कैन रिजेक्ट। इन बोथ दी केसेस उसे पास माना जाएगा। क्लियर है? सो द लोकसभा कैन ईदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। इन बोथ दी केसेस बिल इज डीम्ड टू बी पास्ड बाय बोथ दी हाउसेस। भले ही वो एक्सेप्ट करे उस रिकमेंडेशन को या रिजेक्ट करे, उसे पास माना जाएगा। तो आपने देख लिया राज्यसभा के पास कोई खास पावर नहीं है। इसके बाद ये अगली स्टेज में कहां जाता है, ये लेवल 3 पे जाता है। अभी जैसे स्क्विड गेम देखा आप लोगों ने, एक नया है, लेवल पार करनी होती है, हर लेवल पे लोग मरते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरह मनी बिल का लेवल है। ठीक है? इफ पास बोथ दी हाउसेस इट रिक्वायर्स दी असेंट ऑफ दी प्रेसिडेंट। अब असेंट ऑफ दी प्रेसिडेंट क्या है कि प्रेसिडेंट की अनुमति, प्रेसिडेंट का सिग्नेचर, और जनरली ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे ही आया था। शुरू में हमने पता किया था, हमें पता पड़ा था जब हमने पढ़ा था कि भैया मनी बिल कैसे इंट्रोड्यूस होगा, सबसे पहले आपको प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन की जरूरत है। तो जब प्रेसिडेंट ने ही रेकमेंड करा है कि भैया ये मनी बिल इंट्रोड्यूस कर लो, तो एंड में जाके प्रेसिडेंट धोखा थोड़ी दे सकता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसको मैं पास नहीं कर रहा। तो प्रेसिडेंट हैज टू पास दी बिल, क्योंकि वो रिकमेंडेशन ही उसके पे आया है। सो प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट, विथहोल्ड हिज असेंट, विथहोल्ड हिज असेंट नहीं दे सकता है और दे सकता है। क्लियर है? लेकिन कैन नॉट रिटर्न दी बिल फॉर रिकंसिडरेशन, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकता, जो कि ऑर्डिनरी बिल में हुआ करता था कि प्रेसिडेंट कैन सेंड दी बिल फॉर रिकंसिडरेशन। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट जनरली अपनी असेंट देगा ही देगा, क्योंकि उनके रिकमेंडेशन पे बिल आया है। हाँ, वो रिकमेंडेशन, वो असेंट नहीं दे सकता है, विथहोल्ड कर सकता है, लेकिन ऐसा करता नहीं है, क्योंकि बहुत ऑब्वियस सी बात है कि रिकमेंडेशन पे ही लागू हुआ है, आगे इंट्रोड्यूस हुआ है, तो फिर एंड मूवमेंट पे वो हमें धोखा नहीं दे सकते, प्रेसिडेंट साहब डिच नहीं कर सकते हमारे को। क्लियर है? प्रेसिडेंट गिव्स हिज असेंट, मनी बिल बन जाता है फिर हमारा मनी एक्ट। जब वो बिल पास हो जाता है तो क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। ये तो हम सबको पता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम फाइनेंशियल बिल। क्या बात है? फाइनेंशियल बिल। मनी बिल समझ में आ गया। मनी बिल क्या होता है? आर्टिकल नंबर 110 के प्रोविजन से रिलेटेड कोई भी अगर बात हो रही है, कोई भी कानून हमें बनाना है, रेगुलेशन बनाना है, तो वो बिल कहलाएगा मनी बिल। क्या कहलाएगा? मनी बिल। ये है हमारा फाइनेंशियल बिल।
तो फाइनेंशियल बिल डील्स विद द फिस्कल मैटर दैट इज द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। तो हमारा जो सरकार बिजनेस कर रही है, जो हमारा सरकार लेन देन कर रही है, रेवेन्यू आ रहा है सरकार के पास, सरकार खर्चे कर रही है, ये सारा लेन देन किस में आता है? ये आता है फाइनेंशियल बिल। पैसों का मैटर है ये भी, तो ये आता है हमारे फाइनेंशियल बिल में। सिर्फ मनी बिल में भी अब आप सोचोगे ऐसा ही पढ़ा था हमने, लेकिन क्या फर्क है कि ये आर्टिकल 110 से एसोसिएटेड है ओनली एक्सक्लूसिवली। सिर्फ आर्टिकल 110 की बात करता है मनी बिल। ये क्या है? आर्टिकल 110 और ये है हमारा आर्टिकल 117 क्लॉज 1। फाइनेंशियल बिल भी दो होते हैं, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और फाइनेंशियल बिल टाइप 2। दो टाइप के फाइनेंशियल बिल हैं, दो टाइप के फाइनेंशियल बिल हैं, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और फाइनेंशियल बिल टाइप 2। तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1 किससे डील करता है? आर्टिकल 117 क्लॉज 1, आर्टिकल 117 क्लॉज 1। और फाइनेंशियल बिल टाइप 2 किससे डील करता है? आर्टिकल 117 क्लॉज 3, आर्टिकल 117 क्लॉज 3। तो अब इसको अगर समझना है आपको तो क्या है, थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो मैं आपको समझा देता हूं यहां पे कि मनी बिल सिर्फ आर्टिकल 110 से डील करता है एक्सक्लूसिवली, एक्सक्लूसिवली। और फाइनेंशियल बिल क्या है? दो टाइप के हैं, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। ये बेसिकली क्या है? ये है पैसों के मैटर, लेकिन इनमें जनरल लेजिस्लेशन के प्रोसेस भी हैं। क्या है? क्या फर्क है? पैसों से वो भी डील कर रहा है, पैसों से ये भी डील कर रहा है, तो फर्क क्या है? तो फाइनेंशियल बिल क्या है? पैसों से तो डील कर रहे हैं, लेकिन क्या है? इनमें जनरल लेजिस्लेशन के पॉइंट भी हैं। क्लियर है बात? और फाइनेंशियल बिल को मेंशन कहां किया गया है? 117 क्लॉज 1 में मेंशन किया है फाइनेंशियल बिल टाइप 1 को, और 117 क्लॉज 3 में मेंशन करा है फाइनेंशियल बिल टाइप 2 को। अभी क्या होता है, इनको भी हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, अभी मैंने आपको ब्रीफिंग बताई। अच्छा, कई जगह इनको आप इकट्ठा बोल के फाइनेंशियल बिल भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइनेंशियल बिल के अंदर मनी बिल भी आता है, और फाइनेंशियल बिल 1 और फाइनेंशियल बिल 2 टाइप का भी आता है। इन सबको लेमैन लैंग्वेज में फाइनेंशियल बिल भी बोल सकते हैं, और अगर आप इसको कैटेगराइज सेपरेटली करना चाहते हैं तो सेपरेटली भी कर सकते हैं। क्लियर है? सो 3 काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल बिल। मनी बिल जिसको हम पढ़ चुके हैं, फाइनेंशियल बिल टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 2। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के बारे में कहां लिख रखा है? आर्टिकल 117 क्लॉज 1। फाइनेंशियल बिल टाइप 2 के बारे में क्या लिख रखा है? आर्टिकल नंबर 117 क्लॉज 3। सो इससे हमें क्या पता पड़ा? ऑल मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल। ये जैसा मैंने आपको बताया कि इन सबको बोल के आप फाइनेंशियल बिल भी बोल सकते हो, मनी बिल को फाइनेंशियल बिल भी बोलते हैं, और लेकिन सारे टाइप के फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होंगे, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल बिल टाइप 1 भी आ जाएगा, फाइनेंशियल बिल टाइप 2 भी आ जाएगा। क्लियर है? तो अगर फाइनेंशियल बिल की बात करूं तो उसमें 3 टाइप के बिल हैं, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल टाइप 1, फाइनेंशियल बिल टाइप 2। ठीक है? फाइनेंशियल बिल टाइप 2, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 और मनी बिल, 3 टाइप के बिल फाइनेंशियल बिल में है। तो हर मनी बिल फाइनेंशियल बिल हो गया। क्लियर है? लेकिन हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्योंकि वो टाइप 1 टाइप 2 भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो मनी बिल हो। क्लियर है बात? वैसे फालतू की बात है, ये सबको आता है। ठीक है? सो क्या मीनिंग क्या है इसका फाइनेंशियल बिल टाइप 1 के बारे में आज हम बात करेंगे, 2 के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अभी क्या है टाइप 1 के बारे में। तो मैटर्स अंडर आर्टिकल 110 प्लस मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन दैट इज पॉलिसी। तो हम क्या कर रहे हैं, 110 के मैटर एक्सक्लूसिवली अगर डील करते हैं तो होता है मनी बिल। 110 के मैटर प्लस जनरल लेजिस्लेशन की बातें कर लेते हैं, पॉलिसी बनाने की बातें कर लेते हैं, तो वो हो जाता है फाइनेंशियल बिल टाइप 1। क्या बात आ रही है समझ में? आर्टिकल 110 ओनली तो होगा मनी बिल, आर्टिकल 110 प्लस जनरल लेजिस्लेशन तो होगा फाइनेंशियल बिल टाइप 1, तो होगा फाइनेंशियल बिल टाइप 1। और इसके बारे में बोल कहां रखा है? आर्टिकल 117 क्लॉज 1 में, ये हमने पढ़ लिया। सो कोई भी बिल है, अगर जैसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का बिल अगर हम निकाल रहे हैं, तो उसमें अगर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो वो एक तरीके का मनी बिल हो गया। सबसे पहला कि हमने डेबिट किया 1000 करोड़ रुपए से कि भैया 1000 करोड़ रुपए का हमें खर्चा करना है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये खर्चा करना है फॉर द रोड्स या फॉर वॉट एवर द मैटर इज। क्लियर है? उस पर 1000 करोड़ रुपए का हमारे को एक्सपेंडिचर करना है।
तो एनी एक्सपेंडिचर आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं मनी बिल, ठीक है ना, एक्सक्लूसिवली होता अगर ये। लेकिन इसके साथ हमने कुछ और पॉलिसी बना दी कि टोल टैक्स भी हो जाएगा, लोकल अथॉरिटी पे टैक्स भी हो जाएगा, और फिर हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो एक जनरल लेजिस्लेशन की बात हो गई। क्या हो गई? जनरल लेजिस्लेशन की बात हो गई। तो जब इसमें जनरल लेजिस्लेशन जुड़ गया, मतलब इस प्रोसेस के आगे ये चीज और जुड़ गई, तो ये क्या हो गया? ये हो गया फाइनेंशियल बिल टाइप 1। क्या हो गया? फाइनेंशियल बिल टाइप 1। अगर सिर्फ आर्टिकल 110 की बात हो रही होती तो ये मनी बिल होता, लेकिन अगर इसमें जनरल लेजिस्लेशन की बातें और जुड़ गई तो ये हो जाएगा फाइनेंशियल बिल टाइप 1। समझ में आ रहा है? सिंपल है। मनी बिल सिर्फ आर्टिकल 110, इसमें कुछ और जोड़ दोगे तो फाइनेंशियल बिल टाइप 1। क्या है फाइनेंशियल बिल का प्रोसीजर? मनी बिल का जैसे हमने प्रोसीजर देखा, अब हम देखते हैं फाइनेंशियल बिल टाइप 1 का प्रोसीजर। फाइनेंशियल बिल टाइप 1 का प्रोसीजर, सो इट इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन लोकसभा प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इसमें भी दो चीजों की जरूरत है कि इसको सिर्फ आप लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, साथ ही साथ प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए। ये दो चीजें इसमें हैं जो कि मनी बिल जैसी हैं। रेस्ट ऑल आर एज पर दी ऑर्डिनरी बिल। तो ये मिक्स है। ये किसका है? मिक्स है। क्यों? मनी बिल 110 का आर्टिकल भी है इसमें और जनरल लेजिस्लेशन का प्रोसेस भी है, तो जनरल लेजिस्लेशन भी है। तो मनी बिल की जो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है और प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद ही हो सकता है, तो वो इसके अंदर खूबी ये भी है। और जनरल लेजिस्लेशन के लिए बाकी सब कैसा है? ऑर्डिनरी बिल की तरह है। तो इसका प्रोसेस भी मिला जुला है, इसका मतलब भी मिला जुला है। क्लियर है बात? मिक्स मैच है, ये तो बीच का है। क्लियर है बात? सो इन ऑल अदर एस्पेक्ट लेजिस्लेटिव प्रोसीजर सिमिलर टू दी ऑर्डिनरी बिल। तो जिस तरीके से ऑर्डिनरी बिल पास किया जाता है, इसके आगे से फाइनेंशियल बिल टाइप 1 को भी आपको ऑर्डिनरी बिल की तरह ही पास करना है। ऑर्डिनरी बिल को कैसे पास करते हैं ये हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज जाके देखो। राज्यसभा कैन ईदर रिजेक्ट और अमेंड इट। देखो अब ऑर्डिनरी बिल था इसलिए ये वाली पावर आ गई ना, नहीं तो मनी बिल में हमने पढ़ा था राज्यसभा हैज वेरी लिमिटेड पावर्स। राज्यसभा के पास कोई खास पावर है ही नहीं। राज्यसभा सिर्फ अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है मनी बिल पे, रिजेक्ट कर नहीं सकता, अमेंड कर नहीं सकता, रिकमेंडेशन दे सकता है, जिसको मानना ना मानना भी लोकसभा की मर्जी है। लेकिन यहां पे क्या है, राज्यसभा रिजेक्ट भी कर सकता है और उसको अमेंड भी कर सकता है। क्लियर है बात? समझ में आती बात? तो सिर्फ मनी बिल की दो खूबियां हैं इसमें कि भाई साहब लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा और प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन के बाद होगा, बाकी सब ऑर्डिनरी बिल जैसा है। इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट, तो जैसा ऑर्डिनरी बिल में होता था वैसा ही कि जॉइंट सिटिंग होगी। अगर डेडलॉक हो गया तो इसको सॉल्व किससे किया जाएगा? जॉइंट सिटिंग के थ्रू सॉल्व किया जाएगा। उससे नतीजा निकला जाएगा, लोकसभा राज्यसभा दोनों को साथ बुलाया जाएगा, सेशन कराया जाएगा, उसमें जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मान लिया जाएगा। और जैसा आपको पता है, क्योंकि लोकसभा हैज दी मेजॉरिटी इन जॉइंट सिटिंग, लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं, तो लोकसभा का पलड़ा हमेशा जॉइंट सिटिंग में भारी रहता है। जॉइंट सिटिंग का सेशन क्या है? आर्टिकल नंबर 108, ये आपको याद होना चाहिए। इमरजेंसी एम्बुलेंस 108, तो जॉइंट सिटिंग भी हम जब करते हैं जब कोई ना कोई डेडलॉक, कोई ना कोई भसड़ हो जाती है। क्लियर है बात? ओहो, फिर आता है हमारा बिल पास्ड बाय बोथ दी हाउसेज। इसके बाद हम क्या मान लेते हैं? दोनों हाउस से बिल पास हो जाता है, लोकसभा से भी पास हो गया और फिर दो राज्यसभा से भी पास हो गया ऑर्डिनरी बिल की तरह। फिर जाएगा ये प्रेसिडेंट साहब के पास, राष्ट्रपति साहब के पास, उनके पास वापस ऑर्डिनरी बिल वाले तीन ऑप्शन। ऑर्डिनरी बिल वाले तीन ऑप्शन, जैसा कि आपको पता है मनी बिल में दो ही ऑप्शन थे उनके पास, विथहोल्ड इज असेंट और गिव इज असेंट। तीसरा केस में आप क्या कर सकते थे? रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते थे। लेकिन यहां पे क्या है? वही चीजें, गिव इज असेंट, विथहोल्ड इज असेंट। असेंट दे दी तो बिल क्या बन गया? एक्ट बन गया, कानून बन गया, साक्षात्कार कर दिए उन्होंने, हस्ताक्षर कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए, तो वो क्या बन गया? एक्ट बन गया। और अगर वो विथहोल्ड कर लेते तो बिल खत्म, बिल खत्म। लेकिन जनरली ऐसा करते नहीं है। वापस क्यों नहीं करते? क्योंकि आया किस पे? ये प्रायर रिकमेंडेशन, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जब प्रायर रिकमेंडेशन लेके आया, अनुमति लेके आया है प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट साहब बाद में जाके डिच नहीं कर सकते। क्लियर है बात? रिटर्न बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ये वाला ऑप्शन इनका ऑर्डिनरी बिल वाला इधर इनको मिल गया, जो कि मनी बिल में नहीं होता है। मनी बिल में नहीं भेज सकते, ऑर्डिनरी बिल में भेज सकते हैं। तो वही यहाँ पे हो रहा है।
मनी रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। पार्लियामेंट में पास इट अगेन विथ और विदाउट अमेंडमेंट्स, प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट बिल एक्ट। ठीक है, तो रिकंसिडरेशन के लिए अगर भेज दिया उन्होंने तो वही वाली बात है ऑर्डिनरी बिल की तरह। लोकसभा चाहे या पार्लियामेंट चाहे तो उसको एक्सेप्ट करे, नहीं करे तो वापस उनको भेज सकते हैं, और एक बार जब वापस भेज दिया तो फिर उनको साइन करने ही पड़ेंगे। ये क्या कहलाता है? सस्पेंसिव वीटो, कि प्रेसिडेंट सिर्फ रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, अपने सुझाव देके भेज सकते हैं, लेकिन वो चाहें तो माने चाहें तो ना माने, और वापस प्रेसिडेंट को भेजेंगे। और प्रेसिडेंट को अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब तो आपको साक्षात्कार करने ही और हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, साइन आपको करने ही पड़ेंगे। क्लियर है बात? सो हल्का सा डिफरेंस वापस देख लो। मनी बिल 110, फाइनेंशियल बिल 110, फाइनेंशियल बिल टाइप 1 110 प्लस जनरल लेजिस्लेशन 110 प्लस जनरल लेजिस्लेशन। लोकसभा प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये आपको दोनों में है। इसके बाद सब कुछ ऑर्डिनरी बिल जैसा है इसमें, और इसके लिए स्पेसिफिक राज्यसभा के पास कोई पावर्स नहीं है। इनमें राज्यसभा के पास रिजेक्शन की पावर भी है, अमेंडमेंट के पास भी है। इसमें राज्यसभा को सिर्फ रिकमेंडेशन देने की पावर है, वो भी कंपलसरी नहीं है कि लोकसभा माने या ना माने। लोकसभा चाहे तो उसको मना कर सकती है और बिल को पास मान लिया जाएगा। क्लियर है बात? तो ये अब आपको ब्रीफिंग समझ में आ गई। ठीक है, और क्या क्या? अच्छा, ये फाइनेंशियल बिल 2 आ गया, तो इसको हम कल डील करेंगे। आज हम यहीं खत्म करते हैं फाइनेंशियल बिल पार्ट 1 पे। आई होप आपको समझ में आ गया मनी बिल क्या होता है और फाइनेंशियल बिल क्या होता है। फाइनेंशियल बिल का एक पार्ट अभी भी रहा हुआ है, फाइनेंशियल बिल टाइप 2, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो गुड नाइट एवरीबॉडी, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।